हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज है जो आज आपका 20 जनवरी है और आज का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे जैसे डेली पढ़ते हैं। तो ये जो करंट अफेयर है किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ये हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो है आपका अगर यूपीएससी का एनडीए का एग्जाम देते हैं, सीडीएस का एग्जाम देते हैं, सीएपीएफ का एग्जाम देते हैं या ईपीएफओ का एग्जाम देते हैं और भी जो वनडे एग्जाम यूपीएससी करवाता है उसके लिए पीसीएस का एग्जाम देते हैं, जैसे कि बीपीएससी का हो गया, आपका यूपी का पीसीएस हो गया, आपका एमपी का पीसीएस होगा। ये सब में हम लोग जानते हैं कि 30 से 35 क्वेश्चन होता है जो क्या पूछा जाता है, आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बैंक का कोई एग्जाम देते हैं, एसएससी का एग्जाम देते हैं, रेलवे का एग्जाम देते हैं और भी जो कम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा उसका आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व करके चलाइएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप डेली का इतना करके जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा रखिएगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका कि नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो एक क्या किया है कि एक्सो प्लानिट को खोज किया है, एक एक्सो प्लानिट का डिस्कवर किया है। तो वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, नाम क्या रखा गया है। ठीक है, तो STS-107 है एक, पहला तो ऑप्शन आपका TOI-700 ई है, दूसरा है कि LHS-123B है और चौथा आपका ऑप्शन है कि LHS-475B है। तो इसमें आपको बताना है एक्सोप्लैनेट कौन सा है जो नासा खोज किया है, उसका जवाब देना था। इसका जो सही उत्तर है क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, LHS-475B। ये इसको खोज किया है और कौन सा टेलीस्कोप के सहारे से खोज किया था, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से नासा ने खोज किया। ये भी आपको याद रखना है। नासा क्या है कि नासा जैसे इंडिया का इसरो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरह से नासा भी यूएसए का एक रिसर्च सेंटर है। ठीक है, ये जो 475B जो एक्सोप्लैनेट का जो खोज हुआ है, इसका जो व्यास है मतलब कि जो डायमीटर है, जो पृथ्वी का जो डायमीटर है अर्थ का डायमीटर से 99% क्या होता है उसके बराबर है। ठीक है, और यह एक क्या है खगोलीय चट्टानीय ग्रह है। ठीक, ये बात याद रखना है। लेकिन ये कितना दूर है, पृथ्वी से कितना दूर है, तो 41 प्रकाश वर्ष दूर होता है। ये भी याद रखना है कि प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई होता है। बहुत जगह पूछता भी है कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो दूरी का इकाई होता है। अरे कितना दूर है, तो 41 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक, लेकिन ये दो दो नियम से क्या होता है कि दो गो इसमें बहुत डिफरेंट है, पृथ्वी और ये एक्सोप्लैनेट के। तो क्या क्या डिफरेंट आ जाता है, पहला तो कि ये बहुत ज्यादा गर्म है, दूसरा ये जो है अपना जो सूर्य का क्या करता है, ये अपना सूर्य का क्या करता है 2 दिनों में क्या करता है चक्कर लगा लेता है। ठीक, ये बात याद रखना है। अगला पॉइंट हम लोग जान लेते हैं कि एक्सोप्लैनेट बोलते क्या है। जो अपना सौर प्लैनेट जो है, अपना जो है सौर मंडल है, उससे क्या होता है जो बाहर का मंडल में जो रहे उसको क्या बोला जाता है एक्सोप्लैनेट, मतलब बाहर का प्लैनेट। सिंपल सी बात, इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्या है कि दुनिया का सबसे उम्रदराज महिला की अभी निधन हो गया है, उनका नाम क्या है। वो 118 साल की अभी थी और उनका क्या हुआ कि अभी हाल ही में निधन हो गया है। वो 1904 ईस्वी में क्या किए थे, जन्म लिए थे और वो निधन हो गए। तो वो कहाँ के रहने वाले हैं ये सब जान लेंगे, लेकिन पहला बात बताइए कि वो उनका नाम क्या था। ठीक है, तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है रोबीना का, दूसरा है नन ल्यूसीज, तीसरा है जेली मिस्कॉम और चौथा ऑप्शन है हेनरी पेट्रिया का। तो इसका जो सही उत्तर क्या है नन ल्यूसिल रैंडन का। इनका मृत्यु हो गया है और हाल ही में, और ये कितना साल की थी, तो 118 साल की थी, जो अब तक का सबसे उम्रदराज महिला का निधन हुआ है। ठीक, ये बात याद रखना है, तो नन ल्यूसिल रैंडन का। ठीक है, बात है कि ये फ्रांस की रहने वाली थी और 1904 में 11 जनवरी को 1904 में क्या हुआ इनका जन्म हुआ। सबसे पहला बात कि ये दक्षिणी फ्रांस में तो ये पैदा हुए, फ्रांस के मतलब रहने वाले हो गए, लेकिन एक नेत्रहीन थे। ठीक है, एक नेत्रहीन मतलब कि ये आंख से अंधा थे और व्हील चेयर पर निर्भर थे। तब भी एक सिस्टर आंद्रे नामक सिस्टर आंद्रे नामक इनको सहायता किए, देखभाल किए
जिसके कारण ये 118 साल तक जिए भी। ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछे कि दुनिया का सबसे ज्यादा उम्रदराज आदमी मतलब पुरुष और महिला दोनों में तो कौन जिए हैं, तो 119 साल के उम्र में 2022 में एक जापान का व्यक्ति थे केन तनाका, उनका मृत्यु हुआ था। तो केन तनाका क्या हुआ, पुरुष और महिला दोनों में, मतलब कि ये पुरुष होंगे तो केन तनाका जो पुरुष और महिला में अगर दोनों में अगर पूछ ले कि सबसे उम्रदराज सिर्फ व्यक्ति पूछे तब तो 119 मारना है, लेकिन महिला के बात आ जाए तो क्या मारना है, इनको, नन ल्यूसिल को। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्या किया है कि नील कुरिंजी एक वन जीव, वन क्या है, नील कुरिंजी को एक पौधा है, उसको क्या किया गया है कि संरक्षित कर दिया गया है। तो ये बताना है आपको कि कौन सा शेड्यूल में डाला गया है, ये आपको बताना है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का कौन सा शेड्यूल में इसको डाला गया, तो पहला जो ऑप्शन है आपका शेड्यूल 3, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 4। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, अनुसूची 3 में डाला गया है। तो अनुसूची 3 में इसको डाल कर क्या किया गया है, प्रोटेक्शन किया गया है। इससे क्या होता है कि इसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्शन मिलने से क्या होता है कि इसको ना तो कोई उखाड़ पाएगा, ना कोई इसको नष्ट कर पाएगा। ठीक है, और ना ही इसको कोई उधर उस एरिया में खेती कर पाएगा। शेड्यूल 3 में अगर इस पौधे को डालने से क्या फायदा मिला है कि इसके आदेश के अनुसार कोई पौधा का ना तो उखाड़ कर पाएगा ना ही नष्ट कर पाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको क्या होगा, 25,000 रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, जुर्माना लगाया जाएगा और क्या होगा, 3 साल का कैद भी हो सकता है इसके अलावा। ठीक, नील कुरिंजी जो है क्या है, दक्षिणी भारत जो नीलगिरी जो पहाड़ी है उसके नाम पर इसका नाम डाला गया है। ठीक, एक झाड़ी है। ठीक, और ये 12 साल के बाद एक बार उगता है, लेकिन 2018 में मुन्नार में ये हुआ था। तो आप ये मत समझिएगा कि 2018 में, तो अभी तो 22 साल हुआ ही नहीं। तो इसका क्या होता है कि कभी क्षेत्र ए में होता है, कभी क्षेत्र बी में होता है, कभी क्षेत्र सी में होता है। तो मान लीजिए कि क्षेत्र ए के लिए 2018 12वां साल था। ठीक, तो इसी तरह से क्षेत्र बी के लिए क्या है कि अभी 12 साल हुआ है 2023 में। ठीक, इसी तरह से होता है बार बार, कभी इस क्षेत्र में कभी उस क्षेत्र में, और 12 साल में होता है। और जो इसका जो अभी तक 46 प्रजाति है जो इंडिया में पाया जाता है, बैगनी नीला रंग के होता है, लेवेंडर जिसको कलर कहते हैं, जो 100 का नोट 100 का नोट है इसी कलर पे बना हुआ है। ठीक है, इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए इस तरह का है, पूरा का पूरा बैगनी कलर का ये पहाड़ी हो जाता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला जो है कि 18वां राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो होता है वो अभी मनाया गया है, तो कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। 19 जनवरी को, 15 जनवरी को, 10 जनवरी को या 11 जनवरी को। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 19 जनवरी को। ठीक है, नेशनल जो राष्ट्रीय आपदा जो है प्रबंधन जो है, एक कब इसका संगठन हुआ था, तो 2005 में इसका संगठन हुआ था, बनाया गया था इसका। और क्या हुआ था कि ये इस बार 18वां जो है दिवस इसको मनाया जा रहा है। ये क्या करता है कि मान लीजिए कि कहीं पे बाढ़ आ गया, कोई आपदा आ गया, देखिए कोविड भी आया था, तो उसमें ये अपना क्या किया था कि प्रतिक्रिया दिया था और जगह जगह से लोगों को निकाला भी था। कहीं पर सुनामी आ गया या कहीं पे चलिए चक्रवात आ गया, तो उसको में बचाव बल में ये बचाव राहत इससे भेजा जाता है और वो क्या करता है, वहां के लोगों को बचाता है। ठीक है, इसका ये भी पूछता है कि मतलब कि इसका जो पूछ ले कि चेयरमैन कौन होते हैं, तो अपना प्रधानमंत्री चेयरमैन होते हैं, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो कब हुआ था इसका संगठन, मतलब कब बनाया गया था, तो 2005 में इसका प्रबंधन हुआ था, मतलब कि बनाया गया था। इसका चेयरमैन कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री होंगे वही होंगे। तो ये बात याद रखना है। इस साल मनाया गया है 18वां, कब मनाया जाता है, तो 19 जनवरी को। ठीक, अगला है कि 74वां जो गणतंत्र दिवस है उसका समारोह है, तो कब से कब तक मनाया जाएगा। रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन है 2023 का, वो कब से कब तक होएगा। तो आपका पहला ऑप्शन है 23 से 30 जनवरी तक, 26 से 30 जनवरी तक, 20 से 30 जनवरी तक, 11 से 30 जनवरी तक। तो इसका जो सही उत्तर है क्या है, 23 से
30 जनवरी तक, ठीक है। 23 से 30 जनवरी तक क्यों होगा कि जानते हैं कि 23 को तारीख को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, जिसको पराक्रम दिवस बोलते हैं। और 30 जनवरी को क्या होता है कि शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसी के कारण इसके बीच में होगा, ताकि वो दोनों जो मेन चीज है उसके अंतर्गत आ जाएगा। और ये हो पर्व मतलब एक तरह से सबसे बड़ा पर्व हो जाता है, ठीक। तो ये वाला बात आप याद रखिएगा। इसके अंतर्गत क्या होगा कि बहुत सारा संस्कृति होगा, तरह तरह का, जानते हैं कि अपना संस्कृति भरा हुआ देश है। तो इसमें क्या होगा, संस्कृति कार्यक्रम होगा, पैन इंडिया जो फूड है बहुत सारा, मान लीजिए कि साउथ इंडिया का कोई फूड अलग है, उत्तर भारत का फूड अलग है, नॉर्थ ईस्ट का अलग है, पूर्वी भारत का। तो ये सब जो तरह तरह का जो खाना पाया जाता है यहाँ पे मिलेगा सबको, ठीक है। ये बात याद रखना है। चलिए अगला है कि जनवरी 2023 में किस प्रसिद्ध लेखक को उनकी आत्मकथा उर्नबांस थिनते कथा के लिए फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है राजू माली को, दूसरा ऑप्शन है विष्णु नारायण को, तीसरा ऑप्शन है के बेनू को, और चौथा ऑप्शन है आर के धीरज को। तो इसका जो सही उत्तर है सी के बेनू को, ठीक है। फेडरल लिटरेरी अवार्ड 2022 का जो सम्मानित किया गया है उनको कौन सा बुक था, उर्नबांस थिनते जो कथा है के बेनू को मिला है, ठीक। और ये 10 कृतियों का चयन है। इस पुरस्कार में क्या होता है कि 10 कृतियों को चयन किया जाता है। जो फेडरल बैंक साहित्य पुरस्कार होता है, ये पुरस्कार फेडरल बैंक के द्वारा स्थापित किया गया एक पहला साहित्यिक पुरस्कार था। ये बात भी आपको याद रखना है। पुरस्कार की घोषणा नंद कुमार बी, कार्यकारी उपाध्यक्ष, ठीक है, और प्रमुख शाखा बैंकिंग द्वारा की गया है। ये सब तो ना भी याद रखें, लेकिन फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड ये जरूर याद रखिएगा किससे के द्वारा किया गया है। तो फेडरल बैंक के द्वारा पहला बार भी किया गया था, ये भी बात याद रखना है। और किनको दिया गया है, के बेनू को दिया गया है, और ये बुक को नाम याद रखना है। चलिए अगला है कि किस देश के राष्ट्रपति गियोने जुआन फुक ने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में क्या किया कि वो अपना रिजाइन मार दिए, रेजिग्नेशन दे दिए हैं। तो किस देश क्या है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है वियतनाम, और चौथा ऑप्शन है आपका श्रीलंका। इसका जो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी वियतनाम। वियतनाम के एक राष्ट्रपति थे वहां का, वो क्या किए कि अभी हाल ही में क्या किए, गियोने जुआन फुक ने क्या किया, इस्तीफा दे दिए हैं। तो अब हम लोग वियतनाम के बारे में जान लेते। तो वियतनाम का जो राजधानी है, कैपिटल है, कहाँ है, हेनोई है, ठीक। यहाँ का करेंसी क्या चलता है, वियतनामीज डोंग चलता है, इसका नाम है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, फाम मिन ची है। अच्छा, वियतनाम जो लोकेटेड कहाँ है, आपका एशियन कंट्री है, ये बात तो याद रखना है। लेकिन कौन से ईस्ट में आता है, तो साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में आता है, ठीक। यही बात याद रखना है। दूसरा, एक किससे बाउंड्री टच करता है, तो इधर देखिए चाइना से करता है, इधर लाओस से करता है, और इधर क्या करता है, कंबोडिया से करता है यहाँ पे। दूसरा बात कि एक क्वेश्चन जो पूछा था एक बार यूपीएससी कि लाओस जो है एक लैंड लॉक कंट्री है, मतलब पूरी तरह से क्या है, पृथ्वी से बंधा हुआ है। तो ये उसमें ऑप्शन था कि कौन इसमें से है जो क्या है, लैंड लॉक कंट्री है, पूरी तरह से पृथ्वी से घिरा हुआ है। तो लाओस को याद रखिएगा क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। इधर आपका साउथ चाइना सी हो गया, और ये जो है मैकोंग रिवर है, ठीक, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो अपना कहाँ पर मुहाना पर छोड़ता है, तो ये साउथ चाइना सी में ही छोड़ता है, ये बात भी याद रखिएगा। ये जो अपना पानी कहाँ विसर्जन करता है, तो साउथ चाइना सी में, ये बात याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहां पर लॉन्च किया गया है, ठीक। तो ऑप्शन है पहला असम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, या अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका जो सही उत्तर है कि स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक जो है वाटरवे है, इसका कहां पर किया गया है। तो सही इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा में। त्रिपुरा में किया गया है। त्रिपुरा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए त्रिपुरा यहाँ है, और एक क्या करता है, बांग्लादेश से इधर बाउंड्री टच करता है, इधर मिजोरम से करता है, इधर क्या करता है, आसाम से बाउंड्री टच करता है। पहला तो इसका बाउंड्री के बारे में जानिएगा। भारत का एक नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है, ठीक। ये आपका आसाम है। आसाम के बारे में हर समय पूछते रहता है कि आसाम किससे किससे बाउंड्री टच करता है। तो ये 7
स्टेट से बाउंड्री टच करता है और 2 गो इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है, बांग्लादेश और भूटान से। 7 कौन कौन सा है? तो पहला तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, दूसरा नागालैंड हो जाता है, तीसरा आपका मणिपुर हो जाता है, चौथा आपका मिजोरम हो जाता है, पांचवा आपका हो जाता है त्रिपुरा, छठा आपका हो जाता है मेघालय और सातवां हो जाता है आपका वेस्ट बंगाल। 2 गो इंटरनेशनल बाउंड्री किससे किसे टच करता है? तो ये होता है पहला भूटान, दूसरा होता है आपका बांग्लादेश, याद रखना है। इधर म्यांमार से बाउंड्री टच नहीं करता है, म्यांमार को पहले हम लोग बर्मा भी बोलते थे, ठीक, ये बात तो याद रखना ही रखना है। और बर्मा जो था इंडिया से कब अलग हुआ था? तो 1936 में बर्मा जो था अलग हुआ था। 1935 के जो एक्ट बना था उसके थ्रू ये अलग हो गया था 36 में, इतना बात याद रखना है, ठीक। मिजोरम 3 गो से बाउंड्री टच करता है, मिजोरम का त्रिपुरा 3 से बाउंड्री टच करता है। और दूसरा बात, त्रिपुरा का राजधानी कहाँ हो गया? तो आपका अगरतला हो गया। इसके अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? तो क्या है भाई? मानिक शाह हो गए अभी इसके चीफ मिनिस्टर। दूसरा बात, इसका लीफ जो मंकी है इसका राष्ट्र यहाँ का क्या हो गया? ऑफिशियल एनिमल हो गया, ठीक। ये बात याद रखना है। यहाँ का जो लैंग्वेज कौन कौन सा चलता है? तो बंगाली चलता है और इंग्लिश, ये दोनों बहुत ज्यादा याद रखना है, ठीक है। अगला कि उप जो अभी राष्ट्रीय सलाहकार है कौन है? अभी बने हैं हाल ही फिलहाल में, तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं ये आपको बताना है। ड्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं, कौन है? तो ये आपको आंसर देना है। तो पहला ऑप्शन है रवि कुमार है, दूसरा है अमिताभ कांत है, तीसरा है पंकज कुमार सिंह है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पंकज कुमार है। पंकज कुमार को क्या थे कि पहले ये रेलवे में जो क्या थे, सॉरी बीएसएफ में क्या थे कि एक सेवानिवृत्त डीजी थे, ठीक, डीजी पोस्ट पे बीएसएफ में थे, बीएसएफ में एक डीजी थे और पंकज कुमार अभी सेवानिवृत्त हो गए थे। तो उनको क्या किया गया है? अभी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। तो सुरक्षा सलाहकार जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो अजीत डोभाल है 5वें नंबर का जो है, ठीक है। लेकिन डिप्टी सलाहकार कौन है? तो ये इनका नाम याद रखिएगा, पंकज कुमार सिंह, ठीक है। इतना बात याद रखना है। चलिए अगला है कि एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहां पर 1200 साल पुराने 2 स्तूपों का खोज किया है? 2 स्तूप मिला है अभी हाल ही फिलहाल में, तो ये कहां पर खोज किया है ये आपको बताना है, डिस्कवर करना है। एएसआई का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक। तो पहला ऑप्शन है आपका वेस्ट बंगाल, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है आपका आसाम। तो इसका जो सही उत्तर है क्या है? आपका बिहार है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या हुआ कि नालंदा जो महाविहार है उसका अभी हाल ही फिलहाल में खुदाई हो रहा था, उसमें भूमि निर्माण का गतिविधियां जारी था। उसमें क्या हुआ कि 2 छोटा छोटा स्तूप पाया गया, ठीक है। और वो जो है किससे मतलब रिलेट करता है? तो महात्मा जो बुद्ध थे, भगवान बुद्ध थे, उनके आकृतियों को दर्शाता है। ये बात याद रखना है। कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो बिहार से जुड़ा हुआ है। अगर बिहार का कोई एग्जाम दे रहे हैं जैसे बीपीएससी और जो बिहार में जो एग्जाम होता है तो वो याद भी रखना है, नालंदा जिला से है, ठीक है। नालंदा महाविहार जो है क्या है? विश्व धरोहर स्थल भी है, ये भी बात याद रखना है, ठीक। चलिए अगला है कि भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम कहाँ पर खेला जाता है? कौन से राज्य में खेला जाता है? तो जहाँ जनसंख्या ज्यादा, जहां पर खेला जाएगा, ये बात याद रखना। विच स्टेट हैज बिकम द मोस्ट प्लेइंग ऑनलाइन गेम इन इंडिया? तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है बिहार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, ठीक, उत्तर प्रदेश है। देखिए तो इसका जो अभी गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल है। और लखनऊ जो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच है इसका कैपिटल, और आपका इसका जो न्यायालय जो होता है कहाँ? इलाहाबाद में है, ये बात याद रखना है। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है, इनको आप जानते होंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज का इतना ही, बेल आइकन को दबा के रखिएगा और अच्छा से पढ़िए, पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।